discuss next topic of unit third, that is magnetic field at a point on the axis of circular loop. अच्छा, सर्कुलर लूप भी आ सकता है और सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है. सो एज यू नो बेटा, थर्ड यूनिट स्टार्ट हो चुका है. हमने इसके पहले दो लेक्चर्स हम लोग ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं. फर्स्ट लेक्चर था ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट के ऊपर. ऑरिस्टेड ने कौन सा एक्सपेरिमेंट दिया, स्नो रूल क्या है, एक्सेट्रा. सेकेंड था बार्ट-सर्विट लॉ. ऑरिस्टेड के एक्सपेरिमेंट से फर्दर एक्सपेरिमेंट्स किए गए जो कि बायट और सर्विट, दो साइंटिस्ट थे, बायट और सर्विट. इन दोनों ने साइंटिस्ट ने नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे, जो लॉज बनाए, जो फॉर्मूला बनाया, वो फॉर्मूला क्या था, बायट-सर्विट लॉ. सो लास्ट लेक्चर के अंदर ही हमने इसकी एप्लीकेशन से स्टार्ट कर दी. इसकी 3 एप्लीकेशंस है. नंबर 1 है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल. आपने कोई सर्कुलर कॉइल लिया, उसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा. सेकंड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप. अब क्या करना है, सर्कुलर लूप लेंगे, ठीक है. कोई पी पॉइंट, मान लो ये आपके पास कोई कड़ा है, इसके पी पॉइंट, बाहर वाले पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है. और थर्ड पॉइंट है, एक लाइन चार्ज ले लो, एक वायर ले लो, ठीक है. मान लो आपके पास कोई वायर है, इस तरीके की कोई वायर है. वायर के अगर आसपास कहीं कोई पॉइंट पी रखेंगे, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी. रिसेंट टाइम में जो लाइन वाला, एक वायर वाला जो आर्टिकल है आपके सिलेबस में नहीं है एट प्रेजेंट, लेकिन हम लोग उसे डिस्कस करेंगे क्योंकि पंजाब बोर्ड का कोई भी ऐसा 100% नहीं है कि ये आर्टिकल नहीं आएगा. अदरवाइज आपके सिलेबस में नहीं है, आप लोग इसको 100% छोड़ सकते हैं वायर वाले आर्टिकल को. दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक. ये जो आर्टिकल करने जा रहे हैं ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे आपको करना ही होगा, ठीक है जी. सो चलिए एक बार सिलेबस चेक कर लेते हैं कि क्या क्या कौन कौन से टॉपिक हम लोगों ने करने और कैसे करने हैं. सबसे पहले मार्किंग स्कीम चेक कर लो. मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट एंड अ मैग्नेटिज्म, जो थर्ड यूनिट है बेटा हमारे सिलेबस का, उसमें आपने क्या करना है, 2 मार्क्स का बेटा आपको क्वेश्चन आएगा. 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे और 3 मार्क्स का आपको 1 क्वेश्चन आएगा या फिर एक न्यूमेरिकल आएगा. इसका मतलब न्यूमेरिकल आपको चॉइस में है, आप लोग छोड़ के भी जा सकते हो, लेकिन मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप लोग न्यूमेरिकल से ज़रूर करके जाएं. और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा. बेटा बायट-सर्विट लॉ एक ऐसी बोल सकते हैं कि क्वेश्चन है. बायट-सर्विट लॉ, एम्पियर्स लॉ, ये ऐसे लॉज हैं जो 3 मार्क्स के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है और 5 मार्क्स के अंदर भी आ सकता है. सो इसे इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि 3 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन 100% हम लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लें. सो बेटा जैसे आपको पता है कि थर्ड यूनिट हमारा स्टार्ट हो चुका है. कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कर चुके हैं. ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर, ये चीज़ें हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर डिस्कस करा. बायट-सर्विट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है, ये चीज़ें हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर डिस्कस करी. अब ध्यान से देखो, एप्लीकेशन उन्होंने कौन सी बोली है, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप. ये आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 3 के अंदर, ठीक है जी. सो ध्यान से देख सकते हो बेटा, हमारे जो सिलेबस है ना, रिसेंट वाला जो सिलेबस है, इसके अंदर उन्होंने बोला है इट्स एप्लीकेशन बोला, एप्लीकेशंस नहीं बोला. अदरवाइज हमारे बुक के अंदर 3 एप्लीकेशंस है. सो हम लोग 3 की 3 एप्लीकेशंस करेंगे, लेकिन सिलेबस के अंदर एट प्रेजेंट रिसेंटली सिर्फ एक ही आर्टिकल है. सो एवरेज बच्चे या फिर वीक स्टूडेंट सिर्फ जो आज वाला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ वही कर लो, बहुत है, ठीक है जी. नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 के अंदर आएगा एम्पियर सर्कुलर लॉ. नो प्रूफ, मतलब इसका प्रूफ हमें नहीं करना. सो हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, सिर्फ एम्पियर सर्कुलर लॉ की जो डेफिनेशन है सिर्फ वही डिस्कस करेंगे एंड इट्स एप्लीकेशन, और इसकी एप्लीकेशंस करेंगे. टू इन्फानाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इसकी 3 एप्लीकेशंस है. मतलब लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम लोग एम्पियर्स लॉ करेंगे और उसकी फर्स्ट एप्लीकेशन करेंगे इन्फानाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर. उसके बाद स्ट्रेट सोलेनाइड वाला लेक्चर नंबर 5 आएगा और टॉरॉयडल सोलेनाइड का लेक्चर नंबर 6 आएगा, ठीक है जी. ये हो गया बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड के जितने भी एक्सपेरिमेंट करे गए बायट-सर्विट के द्वारा या फिर एम्पियर सर्कुलर लॉ के द्वारा, ठीक है जी. ये हो गए आपके 6 लेक्चर. अब आ जाओ, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये होगा हमारा लेक्चर नंबर 7. इलेक्ट्रिक फील्ड वाला होगा लेक्चर नंबर 8 और साइक्लोट्रॉन होगा लेक्चर नंबर 9.
आई विल ट्राई कि जून मंथ छुट्टियों के दिन में हम लोग इतना सिलेबस कवर कर लें, ठीक है जी, क्योंकि बेटा थर्ड यूनिट बहुत ज़्यादा लेंथी है। आई विल ट्राई कि जून में थोड़ा सा सिलेबस कर लो, ज़्यादा मत करो, बट इतना 9 लेक्चर्स अटेंड कर लो। आज हमारा थर्ड लेक्चर अपलोड होगा, सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कोई दिक्कत तो नहीं है अगर 9 लेक्चर हम लोग जून के मंथ में लगाएं, ठीक है। इसके अलावा भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये थोड़ा सा लेंथी सिलेबस है इसका। अब देखो लेक्चर नंबर 10 के अंदर फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये एक आएगा, ये हो गया 10th लेक्चर। 11th लेक्चर फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कैरिंग करंट, ये हो गया 11 नंबर। डेफिनेशन ऑफ एम्पेयर इसी के अंदर आ जाएगा। टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया लेक्चर नंबर 12। गैल्वेनोमीटर हो गया लेक्चर नंबर 13। देन उसकी सेंसिटिविटी एक्सेट्रा 13 के अंदर आ जाएगा। कन्वर्जन अमीटर एंड वोल्टमीटर वाला लेक्चर नंबर 14। करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये लेक्चर नंबर 15 होगा, ये भी इसी का पार्ट है। देन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ बार मैग्नेट, ये हो गया 16 नंबर। एक्सियल लाइन और परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये 2 आर्टिकल्स है। एक्सियल वाला एक दिन करेंगे, 17th लेक्चर होगा परपेंडिकुलर वाला, ठीक है। यहाँ तक 17 लेक्चर बन रहे हैं। उसके बाद आ जाओ टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल, ये 18th लेक्चर हो गया इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देन बार मैग्नेट इन अ इक्विलिब्रियम सोलेनाइड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ, ये हो गया लेक्चर नंबर 19। नेक्स्ट आ जाओ अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या है और इसके एलिमेंट्स क्या है, ये हो गया लेक्चर नंबर 20। और मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, उसकी प्रॉपर्टीज़, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ट्राई करूँगी कि ये सारा एक ही लेक्चर में कवर हो जाए, बिकॉज ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं मैग्नेटिज्म से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया आपका 21st लेक्चर। देखो 21st लेक्चर मतलब संडे वनडे निकाल के पूरा महीना लग जाएगा, पूरा मंथ लग जाएगा जुलाई का, अगर हम लोग इसे कवर करने की कोशिश करें जुलाई में, ठीक है। जुलाई के बाद अगस्त आ गया, 4th यूनिट भी थोड़ा सा लेंथी है, सो प्लीज़ बच्चों थोड़ा सा कॉपरेट करो। अपने स्कूल वाले स्टूडेंट्स को भी बोल रही हूँ कि थोड़ा सा कॉपरेट करो, जून के महीने में थोड़ी सी क्लासेस अटेंड कर लो। सिर्फ 20 तक क्लासेस अटेंड होंगी, बाद में 21 से लेके 30 तक आपको बिल्कुल छुट्टियाँ हैं, कोई मैंने भी रेस्ट लेनी है, आप लोग भी रेस्ट करें। सो 21 लेक्चर होंगे विदाउट न्यूमेरिकल्स, इसमें कोई मैंने न्यूमेरिकल डिस्कस नहीं करे, कोई टेस्ट डिस्कस नहीं किया, कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस नहीं करे, सिर्फ 21 लेक्चर सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स की ही वीडियो आएंगी, ठीक है जी। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। सो लेट्स स्टार्ट। सो चलिए बेटा आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। ब्लैक बोर्ड पे ही करवाऊंगी, देख के घबराइए मत, सिर्फ थ्योरी है, थ्योरी ब्लैक बोर्ड पे लिखना थोड़ा सा आप लोगों को, आप लोग कंप्लेंट करते हो कि ब्लैक बोर्ड से प्रॉपरली थ्योरी नहीं उतारी जाती, सो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कंसिडर अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक लूप ले लेनी इस तरीके से, ठीक है, और इसका रेडियस कितना है ए। कैरिंग करंट आई, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट। लेट पी बी द पॉइंट ऑन अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप वेयर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लूप हैज़ टू बी डिटर्मिन। अब क्या करो, पी पॉइंट ले लो, ये रहा आपका पी पॉइंट, ये है आपका पी पॉइंट, और कितनी डिस्टेंस पे रखा गया है, एक्स डिस्टेंस पे। सो ये क्या है आपका एक्स डिस्टेंस। अकॉर्डिंग टू द बाइटसर्विट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज, पी पॉइंट के ऊपर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। लास्ट लेक्चर में हमने बाइटसर्विट लॉ का फॉर्मूला ड्राइव करा था, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आइडियल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। अब तक ये जो डेरिवेशन है ना, जो फॉर्मूला है आप लोगों को लर्न हो गया होगा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आइडियल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो, आई और डी एल, आई इस तरफ है और डी एल इतना स्मॉल एरिया कंसिडर करा है और वो इस तरफ होगा। सो आई और डी एल के बीच में जो एंगल है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। दैट इज वाई ये साइन 90 इक्वल्स टू 1। सो साइन 90 की जगह पे आप लोग अगर 1 पुट करेंगे, आपके पास क्या आएगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। साइन थीटा खत्म हो गया, साइन 90 खत्म हो गया। सो दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान से देखो, सपोज अ स्मॉल एलिमेंट ए डैश बी डैश इज प्लेस्ड ऑपोजिट टू द एलिमेंट ए बी। मान लो ये वाला छोटा सा पोर्शन क्या है, ए बी,
इसके ऑपोजिट स्मॉल एरिया ले लो ए डैश बी डैश, ये क्या है इक्वल एंड ऑपोजिट। इसका मतलब इसके जो एलिमेंट्स होंगे डी बी कॉस थीटा और डी बी कॉस थीटा, ये क्या होगा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सो क्या करेगा ऊपर वाला और नीचे वाला अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जो मैग्नेटिक फील्ड वाले कंपोनेंट्स होंगे वो कट हो जाएंगे। देन द मैग्नेटिक फील्ड डी बी डैश हैज़ बीन सेम मैग्नीट्यूड एज द डी बी, जितना आपका डी बी होगा, मतलब ये डी बी है, ऊपर वाला क्या है डी बी डैश, ठीक है से ये क्या है डी बी डैश, ये डी बी है और ऊपर वाला डी बी डैश, दोनों क्या हो जाएंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से डी बी अपवर्ड है और डी बी डैश डाउनवर्ड। सो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा सेम, साइन डिफरेंट है लेकिन मैग्नीट्यूड साइज क्या होगा सेम। Therefore, component of magnetic field due to the current element AB and A dash B dash along z axis, ये जो एक्सिस है मतलब ये मान लो आपकी z डैश है और ये क्या है z एक्सिस, इसका मतलब ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी है dB और नीचे वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी dB डैश। क्लियर होगी इतनी चीज़, ये क्या है dB डैश और ऊपर वाला क्या है dB, इसका मतलब दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है साइज में। So axes each other cancel each other so that the magnetic field is only along x axis, ये कौन सी एक्सिस है x axis, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, कैंसिल आउट हो गए, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, बच कौन गया सिर्फ ये, बिकॉज ये सेम डायरेक्शन में है तो कैंसिल आउट तो होगा नहीं, सिर्फ बच क्या गया डी बी साइन थीटा, क्या बच गया डी बी साइन थीटा। सो मैग्नेटिक फील्ड किसका लेंगे, सो मैग्नेटिक फील्ड किसका आएगा क्लोज्ड इंटेग्रल डी बी, क्या बच गया डी बी साइन थीटा, सो लिख दिया डी बी साइन थीटा। सो चलिए ब्लैक बोर्ड पे समझते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप इसको। सो चलिए बेटा जी स्टार्ट करते हैं अपनी डेरिवेशन को। सो यहाँ तक हमने समझ लिया कि b का आंसर कितना आया है क्लोज इंटेग्रल डी बी साइन थीटा, ये सबको क्लियर हो गया, ठीक है कहाँ से है डायग्राम के थ्रू। अब देखो ये कंपोनेंट इस कंपोनेंट के साथ कैंसिल आउट हो गया बिकॉज इक्वल एंड ऑपोजिट है, ये ऊपर था ये नीचे है, बोथ आर कैंसिल आउट विद ईच अदर। अब सेंटर वाला जो कंपोनेंट है एक्स एक्सिस वाला जो कंपोनेंट है वो बच गया, ठीक है एक्स एक्सिस में ये एक्स वाला ये एक्स डिस्टेंस लिए इसलिए वहां पे एक्स नहीं लिख रही, या सिंपल कैपिटल एक्स लिख सकते हो, ठीक है ये एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट मतलब इसका कंपोनेंट भी इसी तरफ है डीबी साइन थीटा और इसका कंपोनेंट भी इसी तरफ है डीबी साइन थीटा, इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट सिर्फ बच गया, ये वाला कंपोनेंट डिलीट हो गया, मतलब कैंसिल आउट हो गया, नॉट डिलीट कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड बच गई डीबी साइन थीटा, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड बच गई बी, कौन सी बच गई डीबी साइन थीटा। बहुत सारे बच्चों को इसी पॉइंट पे कंफ्यूजन रहती है कि ये डेरिवेशन ये पॉइंट कहाँ से आया, ध्यान से समझ लो। हमारे पास P पॉइंट के ऊपर दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक है डीबी और एक है डीबी डैश, दो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, हमने इस तरीके से लगा दी और डायग्राम बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाए, ये है डीबी और डीबी डैश, मान लो इस तरीके से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और इन दोनों के दो कंपोनेंट्स होंगे, डीबी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक है डीबी साइन थीटा और एक है डीबी कॉस थीटा, ठीक है कॉस थीटा बिकॉज ये उसका रेडियस है, रेडियस के बिल्कुल पैरेलल जो होगा बेस होगा दैट इज डीबी कॉस थीटा, डीबी कॉस थीटा, इसके जो परपेंडिकुलर है ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट होगा डीबी साइन थीटा। अब डीबी साइन थीटा इसका कंपोनेंट भी डीबी साइन थीटा इस तरफ है और इसका डीबी साइन थीटा इस तरफ है, सो डीबी साइन थीटा बच गया, डीबी कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे होगा किसकी वजह से डीबी साइन थीटा की तरफ से। आई थिंक इतनी एक्सप्लेनेशन क्लियर होगी, आपको समझ लग गया होगा कि डीबी साइन थीटा ही क्यों बचा, ठीक है जी। अब मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होगा डीबी साइन थीटा की वजह से। चलिए डीबी की वैल्यू पुट करें इक्वेशन नंबर 1 से, तो क्या आएगा हमारे पास म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर हो गया, कुछ नहीं करा, सिर्फ डीबी की वैल्यू पुट करिए यहाँ पे। अब साइन थीटा हमारे डेरिवेशन में नहीं आना चाहिए, सो छोटा सा ट्राइंगल चूज करेंगे COP, ये छोटी सी ट्राइंगल चूज करो इन ट्राइंगल COP। देखो साइन थीटा फाइंड आउट करने के लिए हमने छोटा सा ट्राइंगल चूज करा COP,
COP, ये रहा, ये आपका थीटा एंगल है और ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। सो साइन थीटा बेटा किसके इक्वल है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर साफ साफ दिख रहा है, ये आपका परपेंडिकुलर है A और हाइपोटेन्यूज ये रहा, दिस इज R। सो लिख दिया A ओवर R। क्या इस इक्वेशन को यहां पे पुट कर सकते हैं? पुट इन अबव इक्वेशन, पुट इन अबव इक्वेशन। जब ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, बिकॉज मेरे पास ब्लैक बोर्ड है तो मैं ब्लैक बोर्ड का फायदा उठाऊंगी, A ओवर R यहाँ पे लिख दो और न्यू इक्वेशन बन गई हमारे पास ये। आई होप जो मैंने रख किया आप लोगों ने लिख लिया होगा। ये सबको क्लियर हो गया बेटा? A ओवर R कहाँ से लिखा, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि R की वैल्यू, दिस इज द इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन कैसे है? मान लो ये कड़ा है, ये पॉइंट P है, कड़े का रेडियस कितना है वो हमें पता है, यहां से लेके P पॉइंट तक की दूरी कितनी है वो भी हमें पता है, मेजर कर सकते हैं। लेकिन इस पॉइंट से लेकर ये P पॉइंट इमेजिनरी लाइन है। सो मतलब इमेजिनरी लाइन आप लोग डेरिवेशन के अंदर नहीं लिख सकते। अगर नहीं लिख सकते तो कैसे सॉल्व करेंगे? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम करिए 9th 10th के अंदर। 9th 10th में हम लोग पढ़ के आए पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है जी। सो R इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब x भी पता है, a भी पता है, इसका मतलब R की जगह पे हम लोग ये टर्म लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखो, क्लोज इंटीग्रल म्यू नॉट ओवर 4 पाई I dl ओवर I R क्यूब, यहाँ पे लिख दो R क्यूब, I a लिख दो, ठीक है जी। अब ये वाली R की वैल्यू ये पुट कर दो, ठीक है, ये आपने साइड पे कहीं पे लिखना है। सो क्लोज इंटीग्रल म्यू नॉट ओवर 4 पाई I a dl डिवाइडेड बाय R का आंसर कितना आएगा? अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3। यहां तक सबको क्लियर हो गया कि क्या किया है, ठीक है। म्यू नॉट I a dl डिवाइडेड बाय अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, म्यू नॉट ओवर 4 पाई का कांस्टेंट टर्म, सो टेक आउटसाइड। करंट एक बार आपने जितना लूप में सेंड कर दिया वो भी कांस्टेंट रहेगा, सो दिस इज आल्सो आउटसाइड। a क्या है आपका? रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, दिस इज आल्सो कांस्टेंट, मतलब इसको भी हम लोग क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे। अब x स्क्वायर a स्क्वायर मतलब x p पॉइंट आपने एक बार कहीं पे भी कंसीडर कर लिया तो x भी मतलब सेम रहेगा, सो दिस इज आल्सो कांस्टेंट। सारा कुछ कांस्टेंट है, सो बाहर निकाल दो। अंदर क्या रहेगा? बाहर क्या आ गया? म्यू नॉट ओवर 4 पाई I a डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बेटा ये अंडर रूट को हम लोग लिख सकते हैं 1 ओवर 2, ठीक है। बाहर कितना है? 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 ओवर 2। ये चीज सबको क्लियर हो गई, ठीक है। अंडर रूट को मैंने लिख दिया 1 ओवर 2 की फॉर्म में, तो ये टर्म आ गई 3 ओवर 2, ठीक है जी। आई होप यहां से आपने उतार दिया होगा, तो मैं इतना रद्द कर रही हूँ। नेक्स्ट आ जाओ, b की वैल्यू कितनी आ गई? क्लोज्ड इंटीग्रल dl। नाउ व्हाट इज क्लोज्ड इंटीग्रल dl? dl क्या है? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। कितना है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल? 2 पाई r, लेकिन यहाँ पे रेडियस कितना है? a, सो कितना लिखेंगे? 2 पाई a। क्लियर हो गया? अच्छा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, लिख के आते हैं 2 पाई r। r इज द डिस्टेंस जो हाइपोटेन्यूज है, सो रेडियस कितना है? a। सो यहाँ से यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, अदरवाइज बिल्कुल बाकी सारा कोई कंफ्यूजन नहीं है। म्यू नॉट ओवर 4 पाई I a डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। अब इस पूरी टर्म की जगह पे हम लोग क्या लिखने लगे? 2 पाई a। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया जी? कहीं पे भी कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। सो फाइनली दिस इज आवर आंसर। सो ये अदरवाइज बेटा आप लोगों का आंसर आ गया म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई I, a से a को मल्टीप्लाई करो a स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। सो दिस इज द फाइनल आंसर। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो, बहुत ज्यादा इजी और सिंपल सा आर्टिकल है,
आप इसे एक दो बार प्रैक्टिस करें, लिख कर देखें, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। कहीं पे भी बेटा कोई दिक्कत हो आप लोग पूछ सकते हो, सो इसे नोट डाउन कर लो। कुछ पूछना है, कोई भी स्टेप में कोई भी कंफ्यूजन है आप लोग पूछ भी सकते हो, जस्ट कमेंट सेक्शन में दे, आपका रिप्लाई जरूर आएगा। चलो अगर हम लोग बात करें फॉर n नंबर ऑफ टर्म्स, n नंबर ऑफ टर्म्स, मान लो इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टर्म्स है, देन क्या करेंगे, b इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई n i a स्क्वायर, सिर्फ n के साथ मल्टीप्लाई करना है। नाउ इट्स योर विश, चाहे n पीछे लगा दो आगे लगा दो, एज योर विश, कहीं पे भी लगाओ, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। सो दिस इज फॉर n नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है जी। अगर बेटा 3 मार्क्स के अंदर आप लोगों को ये आर्टिकल आए, आपने यहाँ तक इसको ड्राइव करके आना है और अपने टीचर से बार बार नहीं पूछना मैम 3 मार्क्स का है, क्या इसमें स्पेशल केस करने हैं कि नहीं करने। अगर आप 3 मार्क्स में यहाँ तक छोड़कर आएंगे मतलब आपको 100% इसमें 3 मार्क्स मिल जाएंगे। मान लो यही क्वेश्चन आपको आ जाए 5 मार्क्स के अंदर, अब क्या करना है, सिर्फ स्पेशल केस इंक्रीज कर देने, इसके स्पेशल केस लिख कर आना है, बाकी सारा आर्टिकल डिट्टो सेम। 3 और 5 मार्क्स के अंदर आपको क्लियर हो गया बेटा कैसे करना है। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो यही तक छोड़कर आए, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो हल्का सा चेंज हो जाएगा, मतलब सिर्फ स्पेशल केस ऐड करेंगे इसमें। सो स्पेशल केस बेटा करने लगे हम लोग, स्पेशल केस। सो फर्स्ट केस है हमारा व्हेन p point placed at center। मान लीजिए यही p पॉइंट मैंने उठाया और सेंटर पे रख दिया। अब ध्यान से सोचो, अच्छा जब भी आप लोगों ने वैल्यू पुट करनी है n नंबर ऑफ टर्म्स में नहीं करनी, मेन जो आर्टिकल आया उसमें आप लोगों ने वैल्यू पुट करनी है। मेन आंसर आया था ये वाला, ठीक है। अब p पॉइंट आपने उठाया और सेंटर पे रख दिया। अगर p पॉइंट को उठा के सेंटर पे रखोगे क्या x बचेगा? x नहीं बचेगा, x खत्म हो गया। ठीक है, x क्या हो गया आपका? खत्म हो गया। सो ऊपर वाली इसमें क्या करो, x को खत्म कर दो। सो आंसर क्या आएगा आपके पास, b इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई i a स्क्वायर डिवाइडेड बाय x खत्म हो गया, बच क्या गया a स्क्वायर। a की पावर कितनी है? 3/2, 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इसका मतलब a की पावर क्या बच गया? a क्यूब। बेटा साथ साथ खुद ड्राइव करके देखे, सॉल्व करके देखे, जैसे जैसे बता रही हूँ वैसे वैसे सॉल्व करो। ठीक है, अगर कहीं पे प्रॉब्लम आए तो पूछ लो। a स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो गया, मतलब नीचे a क्यूब था, एक अकेला a बच गया। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पॉइंट। क्लियर हो गया जी। अब सेकंड पॉइंट पे आओ। मान लो ये जो p पॉइंट है प्लेस्ड वेरी फॉर, बहुत ज्यादा दूर रख दिया इस p पॉइंट को। अब क्या होगा? व्हेन p इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, सिंपल लैंग्वेज में लिख लो, p इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a। मान लो ये मैंने p पॉइंट उठाया, बहुत ज्यादा दूर रख दिया, इसका मतलब p तो इतना बड़ा हो गया, रेडियस बचा रहा है इतना सा। सो रेडियस को क्या करेंगे? निग्लेक्ट, छोड़ना नहीं है, जीरो पुट नहीं करना, निग्लेक्ट करना है, मतलब अनदेखा करना है। ठीक है, अब p बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब कि x बहुत ज्यादा बड़ा है रेडियस से। सो रेडियस को क्या करना है? a को क्या करना है? निग्लेक्ट। निग्लेक्ट जब भी करोगे डिनोमिनेटर में करना है, न्यूमिनेटर के a को छेड़ना नहीं है। कभी भी ऊपर वाली टर्म्स को नहीं छेड़ते। ऑलवेज अगर आपने निग्लेक्ट करना है, कुछ भी करना है, तो डिनोमिनेटर में ही जो करना है डिनोमिनेटर में करें। सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई i a स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब क्या करना है? x बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, मतलब a को क्या करना है? निग्लेक्ट करना है। निग्लेक्ट मतलब छोड़ दो। सो x की पावर कितनी आ गई? 3/2। ये वाला 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया। फाइनली x की वैल्यू क्या बच गई? x क्यूब। सो ये बच गया आपका x क्यूब। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है जी, ये आपका फाइनल आंसर है। यहाँ तक अगर मान लो आपका क्वेश्चन आए 5 मार्क्स के अंदर, तो बेटा यहाँ तक आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे। और डायग्राम बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, पेंसिल और स्केल के साथ बना के आओ। बाकी सारी डेरिवेशन अपनी पेन के साथ करें। और इसका क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है,
नंबर 1, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। अगर सर्कुलर लूप आए आपके एग्जाम के अंदर, कंफ्यूज नहीं होना कि इनसाइड वाला करें कि आउटसाइड वाला करें। मतलब फर्स्ट आर्टिकल मैंने आपको करवाया कि लूप के अंदर बी पॉइंट है। अभी आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ यही आर्टिकल है, मतलब कि उस आर्टिकल पहले वाला आर्टिकल आपके सिलेबस के अंदर नहीं है। इसका मतलब जब भी सर्कुलर लूप आए आपने यही वाला आर्टिकल ड्राइव करके आना है, कंफ्यूज नहीं होना दोनों आर्टिकल्स के बीच। या फिर यही आर्टिकल कैसे आएगा, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल मतलब ये रहा आपका सर्कुलर कॉइल और इसमें कोई करंट कैरी कर रहा है, सो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी वो वाली ड्राइव कर। क्लियर हो गया जी। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से करें, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो आप लोग पूछ सकते हो। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और मैक्सिमम